नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान कुंज में। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे पड़ोसी देश की जिसने दुनिया को एक नई तरह की क्रांति दिखाई है। एक ऐसी क्रांति जिसकी अगुवाई की है उस पीढ़ी ने जो डिजिटल दुनिया में पली बढ़ी है, यानी कि जेन ज़ी। हम बात कर रहे हैं नेपाल की, जहां पिछले कुछ दिनों से जो कुछ भी हो रहा है उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। नेपाल की राजनीति में हमेशा से ही उथल पुथल रही है, कभी राजाशाही, कभी लोकतंत्र और कभी गृह युद्ध। लेकिन इस बार का आंदोलन बिल्कुल अलग है। यह किसी राजनीतिक दल का आंदोलन नहीं है, बल्कि नेपाल के युवाओं का गुस्सा है। ये वो युवा है जिन्होंने अपने देश को हर बार उम्मीदों में टूटते हुए देखा है। लेकिन आखिरकार ये चिंगारी कैसे भड़की? इस पूरे आंदोलन की शुरुआत हुई एक सरकारी फैसले से। हाल ही में नेपाल की केपी शर्मा ओली सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया। सरकार का कहना था कि इन कंपनियों ने नेपाल में रजिस्ट्रेशन नहीं किया और ये देश में गलत सामग्री, साइबर क्राइम और नफरत फैलाने में इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन युवाओं के लिए ये सिर्फ एक तकनीकी मुद्दा नहीं था, यह उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा हमला था। सोशल मीडिया ही वो जरिया था जिसके माध्यम से ये युवा अपनी बात रख रहे थे, दुनिया से जुड़ रहे थे और अपने गुस्से को जाहिर कर रहे थे। सरकार के इस फैसले को युवाओं ने अपने जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा माना। लेकिन गुस्सा क्यों इतना गहरा था? सोशल मीडिया पर बैन तो सिर्फ एक बहाना था, असली गुस्सा तो दशकों से नेपाली के युवाओं के दिल में जमा हो रहा था। इस गुस्से के पीछे कई गहरी वजह थी। उनमें से एक वजह थी भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद। नेपाल में आम जनता को हमेशा से ही नेताओं के भ्रष्टाचार से जूझना पड़ा है। युवा यह देखकर परेशान थे कि नेताओं के बच्चे नेपो किड्स के रूप में लग्जरी लाइफ जी रहे थे, महंगी बैग और गाड़ियां खरीद रहे थे, जबकि आम नेपाली युवाओं को रोजगार के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट काफ़ी वायरल हुआ जिस पर लिखा था, नेताओं के बच्चे विदेश से गुची बैग लेकर लौटते हैं, जनता के बच्चे ताबूतों में। यह ताबूतों का इशारा उन युवाओं की तरफ था जो मजबूरी में रूस जैसी सेनाओं में भर्ती हो रहे थे और युद्ध में मारे जा रहे थे। दूसरा मुद्दा था बेरोजगारी और आर्थिक असमानता। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल में बेरोजगारी 10% से भी ज़्यादा है। आर्थिक विकास की रफ्तार धीमी है और युवाओं के लिए नौकरियों के अवसर नहीं है। इस वजह से भी बड़ी संख्या में युवा विदेश जाकर मजदूरी करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तीसरा मुद्दा था राजनीतिक अस्थिरता। नेपाल में लगातार बदलती सरकारें, राजनीतिक दलों में आपसी खींचतान और वादे पूरे न होने से भी जनता में निराशा बढ़ रही थी। यह गुस्सा सिर्फ एक पार्टी के खिलाफ नहीं था, बल्कि पूरे राजनीतिक तंत्र के खिलाफ था। अब जानते हैं आंदोलन का स्वरूप और परिणाम। इस आंदोलन की सबसे खास बात यह थी कि ये पूरी तरह से नेतृत्व विहीन था। इसका कोई एक चेहरा नहीं था। युवाओं ने इस प्रदर्शन को संगठित करने के लिए अनोखे तरीके अपनाए। उन्होंने डिस्कॉर्ड जैसी गेमिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया, जहां हजारों की संख्या में युवा एक साथ आए, रणनीति बनाई और यह तय किया कि अगला कदम क्या होगा। जब प्रदर्शन हिंसक हुआ तो पुलिस की गोलीबारी में 20 से अधिक युवाओं की मौत हो गई और सैकड़ों घायल हुए। लेकिन इस हिंसा ने युवाओं का गुस्सा और बढ़ा दिया। अंततः इस दबाव के आगे केपी शर्मा ओली की सरकार को झुकना पड़ा। प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और सरकार ने सोशल मीडिया पर लगाए बैन को भी हटा दिया। लेकिन अब आगे क्या? ओली के इस्तीफे के बाद नेपाल के युवाओं ने एक और चौंका देने वाला कदम उठाया। उन्होंने डिस्कॉर्ड पर ही वोटिंग करके पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार का मुखिया चुना। सुशीला कार्की ने युवाओं की 5 प्रमुख मांगे को स्वीकार किया। 6 से 12 महीने के भीतर आम चुनाव कराना, संसद को भंग करना, नागरिक सैन्य सरकार का गठन, भ्रष्ट नेताओं की संपत्ति की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग बनाना, प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा की निष्पक्ष जांच कराना। यह एक अभूतपूर्व घटना है जब किसी देश के युवाओं ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अपनी सरकार को न सिर्फ गिराया, बल्कि अपने हिसाब से एक अंतरिम नेतृत्व भी चुना।
नेपाल की जेन ज़ी क्रांति ने यह साबित करके दिखाया है कि आज के डिजिटल युग में युवा सिर्फ सोशल मीडिया पर रील्स बनाने तक सीमित नहीं है, वे राजनीतिक रूप से जागरूक है, अपने अधिकारों को समझते हैं और अपने देश के भविष्य के लिए लड़ने को तैयार है। यह आंदोलन सिर्फ नेपाल के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सबक है। यह दिखाता है कि जब जनता का गुस्सा हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो किसी भी तंत्र को हिला सकती है, और इस बार इस काम को अंजाम दिया है डिजिटल दुनिया के सबसे शक्तिशाली पीढ़ी जेन ज़ी ने। आज के लिए बस इतना ही। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।